जय हिंद दोस्तों। आज हम मैथ का सेशन लाए हैं। मैथ में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को लाए हैं। इसका पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज वास्तविक संख्या के बचे हुए पार्ट को देखेंगे और जो भी बचा हुआ क्वेश्चन होगा उसको आज कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, कुछ फार्मूला है, फार्मूला को समझेंगे और इससे संबंधित सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो चलते हैं फार्मूला में। फार्मूला क्या है आप देख सकते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना एलसीएम होता है। फार्मूला में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना एलसीएम है, जिसमें पहली संख्या को हम x मान लिए, दूसरी संख्या को y मान लिए, तो x गुना y बराबर HCF गुना एलसीएम हुआ। तो इस फार्मूला से हम कुछ खास फैक्ट को जानेंगे और इससे संबंधित कुछ नोट बात को देखेंगे, जिसमें से पहली संख्या बराबर फार्मूला होता है HCF इंटू एलसीएम बटा दूसरी संख्या। यहाँ पे देख सकते हैं पहली संख्या बराबर HCF गुना एलसीएम बटा दूसरी संख्या। इसी प्रकार दूसरी संख्या बराबर देख सकते हैं कि HCF गुना एलसीएम बटा पहली संख्या। और अगला फार्मूला में जाते हैं HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा एलसीएम। अगला फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं कि एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा HCF है। आइए अब कुछ उदाहरण को देखते हैं। जिसमें क्वेश्चन आता है, दिया हुआ रहता है, आपको बोल देगा कि एलसीएम का मान 142 दिया हुआ है, HCF का मान आपको दिया हुआ रहेगा सपोज 6 दिया हुआ रहेगा, और पहली संख्या का मान यदि दिया हुआ रहेगा, पहली संख्या का मान सपोज मान लेते हैं कि 12 दिया हुआ है, तो आपसे कहेगा कि दूसरी संख्या बताइए क्या होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको काटे है ना। तो आपको एक फार्मूला बताए हैं। फार्मूला क्या कहता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना एलसीएम होता है, जिसमें से आपको पहली संख्या का मान दे दिया है, दूसरी संख्या निकालने के लिए बोलता है, देख सकते हैं यहाँ पे, और HCF का मान दिया हुआ, एलसीएम का मान दिया हुआ। इस पर हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। पहली संख्या का मान 12 दिया हुआ है, दूसरी संख्या का मान हमको निकालना है, HCF दिया हुआ 6, एलसीएम का मान दिया हुआ है 142। तो अब यहाँ पे कटा सकते हैं कि y बराबर लिख सकते हैं 6 गुना 142 बटा 12। अब यहाँ से काट सकते हैं 6 गुना 12, 2 से काट सकते हैं 142 को, 7 दूनी 14, 2 एक कम 2। तो यहाँ पे दूसरी संख्या यानी y का मान 71 निकला। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी दूसरी संख्या का मान आपके पास निकल गया 71। दूसरा एग्जांपल को देखते हैं, जिसमें एलसीएम का मान निकालने के लिए बोलेगा, HCF का मान दे देगा 15, पहली संख्या का मान दे देगा आपको 27, दूसरी संख्या का मान भी दिया हुआ रहेगा
दूसरी संख्या का मान दिया हुआ रहेगा 45 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कहता है कि एलसीएम का मान कितना होगा। तो फार्मूला तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला में कहता है कि एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ होता है। पहली संख्या को हम x माने थे और दूसरी संख्या को y माने थे, तो इसलिए हम x गुना y लिखे हैं बटा एचसीएफ। ये फार्मूला है। तो हम पहली संख्या का मान दिया हुआ है 27, दूसरी संख्या का मान दिया हुआ है 45 और एचसीएफ का मान दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कि 15 तिया 45 कट चुका है। 27 गुना 3 कीजिए, 7 तिया 21, 21 का 1, 3 दूनी 6, 6 2 8, 81 आंसर आया 81। देख सकते हैं कि एलसीएम का मान 81 आया। यही सही आंसर है। आइए अगला एग्जांपल को देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि एलसीएम का मान 420 है, एचसीएफ का मान निकालिए, जिसमें पहली संख्या का मान 40 दिया हुआ है और दूसरी संख्या का मान 21 दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो फार्मूला कहता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला एचसीएफ बराबर फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम होता है। तो यहाँ पे मान बैठाएंगे। पहली संख्या का मान 40 दिया हुआ है, दूसरी संख्या का मान 21 दिया हुआ है और एलसीएम का मान देख सकते हैं यहाँ पर 420 दिया हुआ है। तो 420 हो गया। कैसे कटाएंगे इसको। तो यहाँ पर 0 0 खत्म हो गया। 21 दूना 42 कर देंगे, 21 दूना 42 और 2 दूना 4 कट गया तो 2 आया। एचसीएफ का मान तो हम बोल सकते हैं कि अतः एचसीएफ बराबर 2। ये आपका आंसर है। एचसीएफ का मान 2 आया। तो ये अगला टॉपिक में आते हैं, जिसमें से क्वेश्चन रहेगा कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। गुणनफल यानी गुणा के रूप में लिखना है। कुछ संख्या आपको दे देगा, उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। जैसे क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन जैसा दे देते हैं कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे सपोज 5005 ले लेते हैं। दोनों क्वेश्चन को कहता है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें या इसको लिखें। तो इसको कैसे बनाएंगे। तो 156 को भाग विधि द्वारा इसको तोड़ेंगे। तो 156 को हम कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 से चलाएंगे तो 7 दूनी 14, 1 बचा 16, 8 दूना 16, 2 से चलाएंगे, फिर 2 से 3 दूना 6, बचा 1 18, 9 दूना 18, फिर इसको 3 से चले काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अभाज्य संख्या आ गया तो आगे नहीं कटेगा ये। तो हम लिख सकते हैं कि 156 बराबर कहता है गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है 156 को। तो हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 तो 2 हो गया, गुना 3 गुना
13 के रूप में। तो यही आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन में आते हैं, कहता 5005 का। तो 5005 को हम कुछ इस तरह से भाग विधि द्वारा इसको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको हम 5 से चला सकते हैं। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। फिर आगे इसको हम 7 से चलाएंगे। 7 से 7 एकम 7 हो गया। इसमें हासिल 3 बचा तो 30 हो गया। 7 चौक 28 बचा 2, 1 आया तो 21 हुआ। तो 7 किया 21। इसको फिर हम आगे 13 से चलाएंगे। 13 एकम 13 हो गया, बचा 1, फिर 13 बन गया वहाँ पे। तो 13 एकम 13। तो फिर ये अविभाज्य संख्या आ गया, आगे नहीं चलेगा। तो हम इस तरह हम लिख सकते हैं कि 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 13 गुना 11 के रूप में हम लिख सकते हैं। यही आपका गुणनफल के रूप में ये आया। तो आपका आंसर यही होगा। अब अगला टॉपिक में आते हैं जो काफ़ी खास है, जिसमें हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम परिमेय संख्या को लेते हैं, जिसमें परिमेय संख्या क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे। तथा परिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं, वैसे संख्या को कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠0 अर्थात Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। Q का मान 0 कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसे संख्या को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। कहता है परिमेय संख्या कौन है। जैसे 3/4। तो देख सकते हैं यहाँ पर Q का मान 0 नहीं है, तो मतलब ये परिमेय संख्या हुआ। अगला जैसे 11/4, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि Q का मान यहाँ पे 0 नहीं है और इसको P/Q के रूप में लिखा गया है, इसीलिए इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। अगला जैसे आप देख सकते हैं कि √1 भी एक परिमेय संख्या है, √9 भी एक परिमेय संख्या है, √16 भी एक परिमेय संख्या है। इस तरह का नंबर यदि आएगा तो ये भी परिमेय संख्या होगा। कहा जाता है कि रूट के अंदर वे सभी संख्या परिमेय संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग हो, वह परिमेय संख्या होगा। रूट के अंदर पाए जाने वाले वे सभी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग होगा तो वह परिमेय संख्या होगा। जैसे देख सकते हैं कि √25 भी एक
परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 25 का वैल्यू 5 के रूप में आएगा, तो रूट 25 का मान 5 है, तो 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब आते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है या किसे कहते हैं, इसको जानेंगे। कहा जाता है कि वैसे संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। ऐसे संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे जहाँ q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे कुछ उदाहरण को देखते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला 2 पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, और पाई/2 भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई/10 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, या पाई+2 भी एक अपरिमेय संख्या है। और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे √2 भी एक आपका अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। √11 भी आपका अपरिमेय संख्या है। और 2 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। 5 + √6 भी एक अपरिमेय संख्या है। 5 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। देख सकते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, 5 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। जितना भी इस रूप में रहेगा ये अपरिमेय संख्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि बताइए पाई कैसा संख्या है। पाई कैसा संख्या है, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अधिकतर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं कि पाई का मान 22/7 है, तो इसलिए परिमेय संख्या है, जो बिल्कुल गलत है। ये पाई का सन्निकट वैल्यू है या पाई का मान है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पाई हो या 2 पाई हो या 3 पाई हो या पाई/2 है या पाई/10 है या पाई+2 के रूप में रहेगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। अब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के कुछ नोट बात को देखते हैं। नोट में देख सकते हैं कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या देगा। प्लस में रहेगा परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या देगा। जैसे 2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या हुआ।
ठीक इसी प्रकार परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या होगा। जैसे 6 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए 6 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या यानी p मान लेते हैं कुछ देर के लिए, अपरिमेय संख्या यानी a मान लेते हैं। ये दोनों के बीच में अगर प्लस रहा तो फिर भी ये संख्या अपरिमेय होगा, या दोनों के बीच में माइनस रहा तो फिर भी ये अपरिमेय संख्या होगा, या इन दोनों के बीच में गुना रहेगा तो फिर भी अपरिमेय संख्या होगा। जैसे 4 एक परिमेय संख्या है गुना √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम 4√3 बोल सकते हैं। तो इसलिए 4√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में भाग का साइन है, तो ये भी हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। जैसे 6 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये 6/√3 एक अपरिमेय संख्या हुआ। तो क्वेश्चन में किसी भी रूप में पूछ सकता है, बताइए कि 4/√7 कैसा संख्या है। तो आप लोग यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर भाग में रहे, जैसे 4 एक परिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो 4/√7 एक अपरिमेय संख्या हुआ। एक क्वेश्चन को लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि सिद्ध करें 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके जगह में कुछ भी हो सकता है, या कहेगा कि 5 - √3 या 5 - 2√3, कहेगा कि सिद्ध करें कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम 6 + √2 को सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लिखेंगे आंसर में। तो एक लाइन में लिखेंगे कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जस्ट उल्टा मानना है, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, जहाँ तो मान लिए कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, दैट इज 6 + √2 बराबर p/q, यानी परिमेय संख्याओं को हमेशा p/q के रूप में लिखते हैं। तो इसलिए 6 + √2 बराबर p/q के रूप में लिखेंगे, जहाँ q के नॉट इक्वल 0। तो इसको हम आसान तरीका से यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि √2 बराबर p/q। इस 6 को इधर लाएंगे तो -6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि √2 बराबर, इसका एलसीएम ले लिए तो q आ गया, तो p - 6 × q 6 की हो गया। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण एक से √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P-6Q/Q एक परिमेय संख्या है। तो बस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका साबित हुआ, प्रूफ हुआ। तो इसी आसान तरीका से बनाएंगे। हमेशा 2 नंबर में पूछेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसमें से हम शांत संख्या और अशांत संख्या के बारे में जानेंगे। जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग दिए बगैर संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा। शांत संख्या यानी वैसा संख्या जिसमें किसी संख्या में भाग देने पर पूरा कटे, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे 2/5, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसमें भाग देके देखते हैं। 0.5 यानी भाग देने के बाद यदि वो पूर्ण रूप से कट जाए तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत संख्या या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे 1/5, इसका दशमलव प्रसार भाग देंगे, इसमें 0.2 आया। तो ये भी एक शांत संख्या है। 1/5 एक शांत संख्या है जिसका वैल्यू 0.2 के रूप में आया। जिसमें से हम एक रूल को देखेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। नियम कहता है कि यदि कोई भी संख्या 1/2n इंटू 5n के रूप में होगा, तो दशमलव प्रसार, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। अदरवाइज अन्यथा दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब शांत संख्या अशांत संख्या का दशमलव प्रसार के बारे में कुछ नोट देखते हैं, कुछ फैक्ट बात को देखते हैं। कहता है कि यदि हर का गुणनखंड 2n इंटू 5n के रूप में होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी 2 का पावर में कुछ भी हो सकता है
जैसे 2 का पावर 10 इंटू 5 का पावर 3 इस रूप का अगर होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। देखना है कि ये इस रूप में हर में है या नहीं है। तो कहता है कि यदि हर का गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप में होगा तो हमेशा इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आगे कहता है कि यदि हर का गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n इंटू 3 का पावर p यानी इस रूप का अगर होगा तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे देख सकते हैं कि 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 तो इसको हम बिना बनाए बिना सॉल्व किए इसका दशमलव प्रसार अशांत बोलेंगे। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या को हम पूरी तरीक़ा से बता चुके हैं। जो भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मेन है उसको हम बता चुके हैं। इससे पहले हम पहला वीडियो में HCF एलसीएम कैसे निकाला जाता है, यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF कैसे निकाला जाता है तो उसके बारे में बता चुके हैं। तो पहले वीडियो को देख सकते हैं और बाकी जो वास्तविक संख्या से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है या फैक्ट बात है सबको बता चुके हैं।